नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तीसरा वाला। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 51 से लेकर 75 तक प्रश्न देखे थे। आज के इस चौथे पार्ट में हम प्रश्न नंबर 76 से लेकर के 100 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे, और इन प्रश्नों में हम ग्राफ और पाई चार्ट यही सब आधारित प्रश्न देखेंगे। पर स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 76 से, जो कि आपका एक गद्यांश पर आधारित है। टोटल 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं, 76 से 80 तक। तो गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्र थे जिनमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है वो प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, आप भी जानते हैं। धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट हुआ, सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वो क्षेत्र क्या है? खेलों का। इससे इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कई वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र जो है, उनके प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। तभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। जैसे इंग्लैंड में आप देखते हैं तो क्रिकेट आज भी उसके नाम पर चलता है, तो यहाँ भारत में आप देखेंगे तो क्रिकेट का नाम ज्यादा चलता है। हॉकी की प्रतिष्ठा जो है वो खो चुका है, इसको लेकर बताया गया है। आगे है कि खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार नीतियां, जो दूसरी ओर विभिन्न जो खेल हैं, संघ उनकी गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, कुछ और प्रतियोगिताएं जो हैं उनमें भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। अब इस पर आधारित प्रश्न 76 कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वह है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां, या फिर खेलों को राष्ट्रीय सम्मान मान दिया जाता है। तो बताना है आपको इनमें से क्या जो है वो रीजन होता है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे जो है वो निकल गए हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो गुटबंदी तो इसमें आएगी नहीं, खिलाड़ियों की उपेक्षा नहीं आएगा, दोषपूर्ण नीतियां हो सकती हैं, परंतु खेलों को राष्ट्रीय सम्मान ये ज्यादा महत्वपूर्ण कारण में आएगा। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता हुआ स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। बताइए सबसे बेस्ट आपका इसमें शीर्षक जो है वो क्या हो सकता है? तो किसकी बात की गई है? पूरे इसमें खेलों की बात की गई है, तो गुटबंदी से लेना देना कोई है नहीं। ओलंपिक पदक को इसमें शामिल जरूर किया गया है, पर पर्टिकुलर ओलंपिक पदक की ही बात नहीं की गई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की भी बात की गई है, पर उसी के लेकर मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक है खेलों की, और खेलों का धीरे धीरे जो स्तर गिर रहा है उसको लेकर बात की गई है, और उसमें इन सभी को शामिल किया गया है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 प्रश्न है, खेलों के गिरते स्तर का कारण इनमें से क्या जो है वो नहीं है, आपको बताना है। दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, या खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो ये सभी तो कारण हैं। दोषपूर्ण नीतियां कारण है खेलों के गिरते स्तर का, संघ जो है उनकी गुटबाजी कारण है, सुविधाएं जो है नहीं दी जा रही हैं उतनी, तो ये अभाव जो है सुविधाओं का वो भी कारण है खेलों के गिरते स्तर का। प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो डी आपका सही होगा। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये गिरते स्तर का कारण नहीं है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान तो ये तो बढ़ावा देने की बात की जा रही है। 79 प्रश्न है, खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रभाव तब पड़ता है जब आपसी गुटबंदी हो जाए। सी वाला आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, जो कि नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालता है। अगला 80 लास्ट प्रश्न पैराग्राफ का कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की जो उपलब्धियां हैं उनमें क्या इनमें से नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। राष्ट्र की जो उपलब्धियां हैं उनमें क्या नहीं है इनमें से? तो पूरे पैराग्राफ में आपने देखा खेल की बात हो रही है कि उसकी उपलब्धियां नहीं है, तो आपका खेल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पैराग्राफ हमारा पहला हिंदी वाला समाप्त हुआ। अब 81 से 85 आपको एक चार्ट दे रखा है, जिसमें कक्षा 4, कक्षा 5, 6, 7 के उन छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और जो
अनुत्तीर्ण है रहे हैं उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया। थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरे एक पेज पर जो है ये दिखाई दे। अब देखिए, ये आपका जो है क्लास 4 दे रखा है, ये क्लास 5, ये 6, ये 7। इस तरफ जो नंबर दे रखे हैं 0, 10, 20 करके, ये वाले, ये जो है वो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जिस भी संख्या के सामने उतना ही यहाँ पर पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। तो ये आपने पहले क्वेश्चन देखा। अब हम प्रश्न के जो पार्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ऊपर कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए 81 प्रश्न कह रहा है कि किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है? कक्षा 7, 5, 6 या फिर 4। तो हम इसी की सीरियल से चेक कर लेते हैं। जैसे 4 है, 4, 5, 6, 7, इन चारों का चेक कर लेते हैं। तो 4 यही है ही है, तो आपको सबका चेक करना पड़ेगा। तो कक्षा 4 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर देखेंगे तो 12 है, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा है ना कि जो सबसे गाढ़ा वाला है, ये आपका जो सबसे पहला नंबर वाला है, ये आपका फर्स्ट क्लास को दर्शा रहा है। जो दूसरा वाला है वो सेकंड क्लास को दर्शा रहा है, और जो सबसे लास्ट वाला है वो फेल्ड को दर्शा रहा है। तो फेल्ड वाले आप नहीं गिनेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप केवल फर्स्ट क्लास वाले जोड़ेंगे और सेकंड क्लास वाले, क्योंकि ये लोग पास हैं, क्योंकि प्रश्न में आपसे छात्रों की संख्या जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी पूछी जा रही है। तो 45 प्लस 12 आप करेंगे तो 57 आएगा पहले वाले में। दूसरे में कक्षा 5 में 38 प्लस 15 करेंगे तो आपका 53 आएगा। क्लास 6 में देखेंगे तो 45, 10, 52 हो जाएगा। और क्लास 7 में 30 और 25, 30, 25, 55 हो जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा किसमें पास हैं? तो कक्षा 4 में पास हैं, 57 इसी में है सबसे ज्यादा। तो आंसर आपका यहाँ पर कक्षा 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, आसान सा प्रश्न था। 82 प्रश्न है कि कौन सी कक्षा है जिसमें उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है? अब यहाँ पर क्या देखेंगे, हमने ऑलरेडी जोड़ के रखा हुआ है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कम देखना है तो देख लीजिए। सबसे कम 52 संख्या है, किसमें है? क्लास 6 में है, तो बस आपका क्लास 6 यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सबसे सबसे कम है इसमें, तो क्लास 6 यहाँ पर आंसर आपका सी वाला जो है वो सही होगा। अगला है कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? तो कक्षा 4 में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए 57 तक हमने जोड़ी थी, जो कि केवल पास थे, परंतु इसमें 3 हम और जोड़ेंगे ताकि टोटल हम निकाल सकें, तो 60 हो जाएगी। तो कक्षा 4 में कुल छात्रों की संख्या होगी आपकी 60। हम यहाँ लिख देते हैं कुल छात्र जो है वो, टोटल जो है छात्र कक्षा 4 में वो जो है वो 60 है। फिर प्रश्न में उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब कितने पास हुए उनका परसेंटेज। तो पास हुए कितने थे? 57 थे। पास जिनमें से कितने थे? 57। अब इनका परसेंटेज आपको निकालना है, तो 57 बटे 60 और गुणे 100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको नीचे ही लिख देते हैं, 57 बटे 60 गुणे 100, ये परसेंटेज आपको निकालना है। तो सॉल्व इसको कर लेंगे, 570 बटे 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 95% आपका आएगा। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 84 प्रश्न कि कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो क्या है? अब देखिए सेम वही है ऊपर वाला, बस इसको आप स्वयं से निकालिए। देखिए कक्षा किसकी बात हो रही है? 6 की। तो कक्षा 6 में अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने होंगे? तो 52 तो पास वाले थे, उसमें 8 और जोड़ेंगे, ये वाले जो है ये फेल वाले 8 वाले, तो ये और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 60, और पास इसमें से हैं 52। तो परसेंटेज निकालने के लिए 52 बटे 60 गुणे 100, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 52 बटे 60 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 52 बटे 60 को, तो 0 से 0 कट जाएगा, 520 बटे 6 आएगा, और 520 बटे 6 काटेंगे तो 86.66% आपका डी वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 85, जो कि इस चार्ट का लास्ट प्रश्न है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो प्रश्न आपका है कि सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनका औसत क्या है? 39.78, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रथम श्रेणी में कितने टोटल छात्र हैं उनको लेंगे, और कितने नंबर पाए उन सबको जोड़ देंगे, वही पदों का योग बटे पदों की संख्या निकाल देंगे। तो प्रथम श्रेणी में यहाँ पर देख लीजिए सब दे रखे लाइन से। प्रथम श्रेणी में ये सबसे पहला वाला प्रथम श्रेणी था, तो 45, फिर उसके बाद 38, फिर उसके बाद 42, और लास्ट में आपका 30। ये 4 देख रहे हैं आप, इन सबको चलिए रफ कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहले में 45, फिर 38, प्रथम श्रेणी के 42 और 30,
सभी पदों का योग, तो 45 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 30 हो जाएगा आपका 155। और पदों की संख्या कितनी है, टोटल 4 है, 1 2 3 4 बटे में 4। ये आप औसत निकालने के लिए करेंगे, तो 155 बटे 4 आपका होगा 38.75, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ गए आप। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि 86 से 90 तक दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई तालिकाओं में 5 विक्रेताओं के द्वारा बेचे गए लैपटॉपों की संख्या और बेचे गए एचपी लैपटॉप का बेचे गए डेल के लैपटॉप से अनुपात को दर्शाया गया है। आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए उत्तर। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, एक तरफ विक्रेता दे रखे हैं, उनके द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दे रखा है। अब बेचे गए जो लैपटॉप है उसमें एचपी और डेल का रेशियो भी दे रखा है। अब इन्हीं पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि ए द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप बी द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप का कितने परसेंट है। तो ए द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप का रेशियो कितना है, 6 है। टोटल संख्या कितनी है, 2376 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एचपी लैपटॉप की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2376 गुणे 6 और बटे में टोटल, तो 6 5 कितना होता है 11। तो इससे आप निकालेंगे, 11 से इसे काटेंगे और 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 1296। ये किसकी निकल के आई, ये एचपी लैपटॉप की ए जो विक्रेता है इसकी निकल कर आई। अब पूछा प्रश्न में क्या था कि ए द्वारा बेचे गए और बी द्वारा बेचे गए, तो बी वाला भी निकाल लेंगे। तो 3150 का आप इस 9 से रेशियो निकालेंगे, तो क्या करेंगे 3150 गुणे 9 और बटे में टोटल कितना है 9 5 आपका 14, तो बटे में 14। इस टाइप से आपने निकाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना निकल कर आएगा, वो आएगा 2025 यानी 2025। ए विक्रेता द्वारा जो एचपी के लैपटॉप बेचे गए वो 1296, बी विक्रेता द्वारा जो बेचे गए वो है 2025। अब ये दोनों आपके निकल आए। अब परसेंटेज खाली आपसे पूछा गया है, कह रहा है ना कि ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप एचपी लैपटॉप बी द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप का कितना परसेंट है। तो पहले था 1296 और 2025 से आपका परसेंटेज पूछा है तो गुणे में 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 64% आ जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 प्रश्न, बी सी और डी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप जो है उनकी औसत संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो बी सी और डी यहाँ पर तीनों का आपको निकालना पड़ेगा। तो बी सी और डी और साथ में डेल। तो बी के लिए अगर देखेंगे तो 3150 का आपका 5 का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि गुणे 5 और बटे में 9 5 आपका 14। फिर सी के लिए निकालेंगे तो 2080 गुणे 3 और बटे में 5 3 7, 5 3 8, तो 3 बटे 8 हो जाएगा। फिर डी वाले के लिए भी निकालेंगे तो 13 है यहाँ पर रेशियो, 13 बटे 9 और 13 आपका 22 होगा, तो 22। इस टाइप से आप तीनों का जो है वो निकालेंगे। तो पहले का निकल कर आएगा 1125, यानी बी वाले का, चलिए यहीं लिख देते हैं। बी का जो है निकल कर आएगा 1125, सी का निकल कर आएगा 780 और जो डी है इसका निकल कर आएगा 3120। तीनों निकल कर आ गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी सी और डी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या, कुल मतलब तीनों का जोड़ पूछा गया है। तीनों को आप जोड़ लेंगे तो आपका जो मान है वो आ जाएगा 1675। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको सॉर्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, तीनों का जोड़ एक साथ करके वहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी आपको सरल पड़े, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान पड़े। 88 प्रश्न है, सी द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप का ई द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप से रेशियो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, सी और ई का देखना है आपको, और सी में एचपी लैपटॉप है और ई में भी एचपी लैपटॉप है। तो देखिए सी में आ आपका जो एचपी लैपटॉप है उससे रेशियो निकालने के लिए गुणे 5 और बटे में 8, क्योंकि ये जो है एचपी लैपटॉप का रेशियो दे रखा है। सी द्वारा और ई द्वारा, ई का है 3360 और एचपी तो यानी कि 1 गुणे में 1 और बटे में 3, क्योंकि दोनों का जोड़ 2 + 1 3। अब इसका जो पहला वाला मान है वो आएगा 1300, नीचे लिख देते हैं 88 में था
तो सी द्वारा बेचे गए जो एचपी लैपटॉप हैं उसको गुणा करने पर आपका मान आएगा 1300, और ई द्वारा जो एचपी लैपटॉप है इसको गुणा करने पर आपका आएगा 1120। ये दोनों का मान आएगा। प्रश्न में दोनों का रेशियो पूछ रहा है, बस आपको बटे में करके काट लेना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे 130 बटे 112, और अभी आपका 2 से कट जाएगा तो 65 बटे या 65:56 जो है आपका सही होगा। 65:56 बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 89 प्रश्न है, डी और ई द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप बी और सी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या से कितने जो है वो अधिक हैं। सेम चीज यहाँ पर भी करना है। तो डी द्वारा जो लैपटॉप थे उनको निकालने के लिए 5280 गुणे उनका रेशियो था 13 और बटे में 22। सेम चीज ई द्वारा भी निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका था 3360 गुणे 2/3। तरीका मैंने बता दिया, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट जो है वो लिख रहा हूँ। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सेम चीज बी और सी द्वारा में भी करेंगे। तो बी और सी में 3150 गुणे 5/14, और प्लस इनको भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर 2080 गुणे 3/8। चाहे तो बाद में भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो साथ में जोड़ सकते हैं। इनको सॉल्व करने पर आपका और जोड़ने के बाद जो मान है वो आएगा 5360। ये आएगा दोनों पूरे समीकरण को सॉल्व करने के बाद। सेम चीज यहाँ पर भी जो सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 1905, 1905। प्रश्न में पूछा गया है कि इसके इन दोनों के द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप और इन दोनों के द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप से कितना अधिक है। यानी डिफरेंस पूछा गया है, दोनों में कितना अंतर है। तो इसको घटा लेंगे, घटाने पर आपका आएगा 5 5 4 3, 3455 आपका आएगा। डी वाले आपका ऑप्शन में दे रखा है, डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न आपका लास्ट है इस चार्ट का। इसी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप बी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप पर कितना परसेंटेज है। सेम चीज वही हमने जो ऊपर भी इस टाइप का भी प्रश्न देखा। तो सबसे पहले सी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप निकालेंगे। तो टोटल संख्या थी सी द्वारा बेचे गए की 2080। अब उसका रेशियो था 3 और टोटल था आपका 8। ये सी द्वारा बेचे गए हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 780। बी द्वारा बेचे गए जो लैपटॉप था उसका मान निकालेंगे, एरो बना के यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें था टोटल 3150 और उसका जो रेशियो था वो था 5 और टोटल था बटे में 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1125। दोनों का अलग अलग निकल आएगा। अब परसेंटेज केवल आपको निकालना है। तो 780 बटे 1125 गुणे 100, जो हमने देखा था प्रश्न, 780 बटे 1125 और गुणे में 100। अब इसको सॉल्व करने पर 69 सही 1/3 आपका। सी वाला आपका ऑप्शन नहीं, डी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। 69 सही 1/3। देखिए पहले दूसरे जो स्टार्टिंग के 4 प्रश्न थे सेम उसी पर आधारित लास्ट के 2 प्रश्न थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख के बता दी, वरना मैं बार बार आपको प्रश्न दिखा रहा था। मेन चीज आपको क्या है समझना है, बाकी कैलकुलेशन आपकी स्वयं की होगी। देखते हैं हमारा अगला 91 से 95 तक प्रश्न आपके हैं, जो कि एक तालिका पर आधारित है। 2008 से 2015 की अगर बात करें तो दो शहरों ए और बी में चोरी हुए दोपहिया जो वाहन है उनकी संख्या को दर्शाया गया। जैसे कि 2008 में ए शहर में 135 वाहन चोरी हुए हैं, बी शहर में 153। इस टाइप से पूरी लिस्ट दे रखी है 2015 तक। प्रश्न में आप पूछा क्या क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि शहर जो ए है उसमें क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए जो दोपहिया वाहन है उनकी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में सबसे ज्यादा हुआ है। अब इसके लिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शहर ए में सभी का दे दिया ना, क्योंकि शहर ए में तो ये 2008 से 15 तक सब आ जाएंगे, तो आपको सबका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 2008-9 का निकालना चाहें तो 9 में 221 था और पहले 135 था, तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे 221 माइनस 135, और किस पर निकालें 135 पर, तो बटे में 135 और गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2008-9 वाला तो सबसे पहला वाला परसेंटेज है वो निकलेगा तो 63.70% ये आपका सबसे पहला वाला आएगा। फिर आप इसी प्रकार 9-10 का देखेंगे तो 221 पहले था, फिर 215 हुआ, तो 221 डिफरेंस 215 और बटे में 221 और गुणे में 100। तो यहाँ से जो परसेंटेज है वो आएगा 2.71%।
सेम चीज 2010 में भी देखेंगे, तो यहाँ से जो परसेंटेज आएगा वो 215 माइनस 187 और बटे में 215 गुणे 100, तो 9-10 का तो आपका ये आ जाएगा। अब 10-11 का आपका जो है वो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 13.02%। पूरा यही प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। फिर 11-12 में इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 3.74%। फिर 12-13 में इसी प्रकार देखेंगे, इधर लिख देते हैं 12-13 वाला, तो 12-13 में आपका जो है वो आएगा 23.33%। फिर आप 13-14 में देखेंगे तो इसमें आएगा 21.17%। और 14-15 में सबसे लास्ट में आपका आएगा 3.42%। इस टाइप से सब निकाले आपने। प्रश्न में पूछा गया है कि किसकी संख्या में परिवर्तन किस वर्ष में सबसे ज्यादा रहा है, अधिकतम किस में सबसे रहा है। तो आप देखिए इन परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे पहला वाला ही जो 63.70 निकाला था हमने, ये सबसे ज्यादा था, जो कि 2008-9 वाला था। तो बस यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सभी परसेंटेज कम है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2009 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए दुपहियों की संख्या शहर ए का जो है वो कितना परसेंटेज है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस भी देखें, उससे भी एक अंदाजा आपको लग रहा है कि 135 और 221 में डिफरेंस ज्यादा है, तो बढ़ोतरी भी ज्यादा हुई होगी। सेम चीज 221 से 215 में देख लीजिए। तो परसेंटेज को निकाले बिना भी तो आप एक एवरेज, अगर कम समय है तो निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं, पर एक अनुमानता आप जो है इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगला है, वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए दोपहिया जो वाहन है उनकी संख्या शहर ए का कितना जो है वो परसेंटेज है। तो 2014 में देखते हैं बी और ए। तो 2014 में जो शहर बी है उसमें जो चोरी हुए थे वो हुए थे 210 और ए में हुए थे 175। इन्हीं का परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। 2014 में शहर बी में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या ए का कितना परसेंट है, तो 210 बटे में 175 और गुणे में जो है वो 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट। 25 से भी काटेंगे तो आपका जो मान है वो आपका 120 जो है वो आ जाएगा। चाहे तो 50 से भी काट सकते हैं, 50 दूना 100, और यहाँ पर नहीं 50 से नहीं कटेगा क्योंकि नीचे 175 है। 25 से काटेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो इस टाइप से आपका ए वाला ऑप्शन 120 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला 93 प्रश्न है कि दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या का एवरेज आपको जो है वो बताना है। एवरेज के लिए सभी को जोड़ेंगे, ए जो आपके शहर है उसमें जितने भी हैं और उनको जोड़ने के बाद जितना नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न में। शहर ए में है ना 135 प्लस 221 प्लस 215 प्लस 187, इस टाइप से सबको जोड़ लेंगे और टोटल नंबर कितने हैं, तो 2008 से 2015 तक आपके टोटल 8 हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जोड़ने पर आपका आएगा 1504 और डिवाइड करेंगे 1504 को 8 से तो आपका 188 आएगा। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 94 प्रश्न है, किस वर्ष में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे ज्यादा थी। 9, 10, 13, 15 इस टाइप से चार दे रखे हैं। तो शहर ए और बी दोनों को मिलाकर आपको देखना है कि सबसे कम किस में हुआ था। तो आप देखेंगे जैसे 135 और 153 यहाँ देखेंगे, फिर 221 182 यहाँ देखेंगे, तो दोनों के मान देख लीजिए सबसे ज्यादा कम किस में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 135 और 153 दोनों ही वैल्यू आपकी 100 के यानी कि 100 के फॉर्म में है, तो यही वाला ही है सबसे कम। और देखिए तो ज्यादा ही है सभी। ए वाला यानी 2008 वाला ही यहाँ पर जो है वो सही होगा, 2008। पर देखिए यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको 9, 10, 13, 15 इनमें देख लेना है। 9, 10, 13, 15, तो 9 में देखेंगे, 10 में देखेंगे, 13 में देखेंगे और 15 में देखेंगे। तो 9 में आप देखेंगे थोड़ा ज्यादा रहेगा, 10 में भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, 13 में देखिए तो थोड़ा सा कम है। दोनों ही 200 के नजदीक हैं पर टोटल करने पर आपका कम रहेगा, और 15 में भी कम है आपका। तो देखिए इसको जोड़ने पर आएगा 426। और प्रश्न में सबसे ज्यादा पूछा गया तो सबसे उससे कम यहाँ पर देखिए 225 169 इसको जोड़ेंगे तो 394 आएगा। 2009 वाले में जोड़ेंगे तो ये आपका 403 आएगा। और 2010 में
215 193 408 आएगा। तो सबसे ज्यादा 426 वाला है 2013 वाला। पहले स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि यहाँ पर सबसे कम पूछा गया, पर कम नहीं पूछा गया, सबसे ज्यादा पूछा गया। देखिए लिखा है ना, किस वर्ष में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वाला जो है आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा 2013 में। इसके बाद वाला प्रश्न था कि कुल संख्या सबसे कम किसमें है, 2009, 11, 8 या फिर 10। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे कम आपका 2008 में था, क्योंकि ऊपर अभी मैंने दिखाया था 2008 में ए में थे टोटल 135 और बी में थे 153। दोनों को जोड़ेंगे तो 288। आपको मैं दिखा देता हूँ 2008 वाला, ये 2008 था सबसे पहला वाला, ये सबसे कम है। कम वाला नीचे क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने पहले कर दिया था, तो अब सही है। सबसे कम और सबसे ज्यादा दोनों आप आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं 96 प्रश्न, जो कि आपको 96 से 100 तक एक पाई चार्ट टाइप से बना हुआ है। दंड चित्र 2008 से 2015 तक दो शहरों ए और बी में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे 2008 है तो यहाँ पर आपका 270 306, यहाँ पर सिटी जो खाली वाला है वो 270 वाला, ये शहर ए है, और जो भरा वाला है वो शहर बी है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, चोरी हुए वाहनों की संख्या लिखी हुई है। अब इस पर बेस्ड प्रश्न है, लास्ट के 5 प्रश्न हैं, देख लेते हैं एक एक करके। और वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। 96 प्रश्न है, किस वर्ष में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की जो कुल संख्या है वो सबसे ज्यादा है। 10, 13, 15, 9, ये 4 साल दे रखे हैं। इन्हीं चारों में ही आप सबसे अच्छा है, चेक कर लीजिए। तो 2009 में अगर आप देखेंगे तो 442 और 364 दोनों को जोड़ेंगे तो 806, इसमें 2009 में। फिर इसी प्रकार 2010 में भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर आंसर आपका सही यहाँ पर बी वाला 2013 वाला सही हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक संख्या है, और वो संख्या है 444 408। 444 408 दोनों को जोड़ेंगे तो 852, ये सबसे ज्यादा संख्या है चोरी हुए वाहनों की। 97 प्रश्न है, शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला। 9, 11, 12, 13 इस टाइप से 4 साल दे रखे हैं। तो परसेंटेज परिवर्तन कैसे देखेंगे, जैसे कि 9 में आपको देखना है तो 2009 पे हम जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर 270 पहले था 2008 में, और फिर बाद में कितना हो गया तो 442 हो गया। तो 270 डिफरेंस 442, और 270 पे निकालना है तो बटे 270 गुणे 100। तो इस टाइप से करेंगे 270 और डिफरेंस 442 बटे में 270 और गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज इसी टाइप से चारों निकालेंगे आप। 2009 का निकालेंगे तो 63% आएगा, 2011 का निकालेंगे तो 13% आएगा, 2012 का निकालेंगे तो 0.3% आएगा, और 2013 का निकालेंगे तो 23% आएगा। सबसे परसेंटेज जो परिवर्तन किस वर्ष में सबसे ज्यादा रहा, तो 2009 में क्लियर आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा रहा, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी ये चारों आपको निकालने पड़ेंगे। 98 प्रश्न 2014 में शहर बी में चोरी हुए दो चौपहिया वाहनों की संख्या ए का कितना परसेंटेज है। तो ए में आपको देखना है 2014 में चोरी हुए वाहनों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 350। बी में चोरी हुए जो चौपहिया वाहन है उनकी संख्या कितनी थी, तो बी में जो है ये संख्या 420 थी। अब इन्हीं का परसेंटेज निकाल लेना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 420 बटे में 350 और गुणे में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 120 यहाँ पर आ जाएगा। बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 प्रश्न सेकंड लास्ट है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 प्रश्न तक हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। 99 प्रश्न दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की औसत संख्या जो है वो क्या है। औसत संख्या निकालने के लिए ए में जितने भी परसेंटेज दे रखे हैं, शहर जो ए है इसके जितने दे रखे हैं, 2008 वाला 270, बी वाला 442, 2010 वाला 430, इन सबको जोड़ेंगे और जितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या एवरेज में हमने लगाते हैं, तो सभी को जोड़ने पर आपका आएगा 3008, और पदों की संख्या आपका आएगा 8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 376 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2011
कि शहर ए और शहर बी, इसमें चोरी हुए चौपहिया के वाहनों के बीच डिफरेंस आपको जो है वो बताना है। 55, 56, 58, 60 इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो 2011 के शहर ए और बी में हम एक बार देख लेते हैं। तो 2011 में ये आपका 2011 का दे रखा है। इसमें अगर देखिए तो 374 आपका शहर शहर ए में है और जो बी है उसमें 432 है। ये देखिए 374 और 432, थोड़ा सा जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों में देख लिया आपने, बस इनमें डिफरेंस पूछा गया था। तो 432 में से अगर 374 को आप घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका घटाने पर 58 आएगा, जो कि देखिए सी वाले ऑप्शन में जो है आपको दे भी रखा है। प्रश्न देख लीजिए, केवल बीच दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए और ये थर्ड सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब सेट नंबर 4 से हम एक प्रश्न आपके लिए पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है और इसका आंसर हम नेक्स्ट वाला जो सेट कराएंगे उसमें जो वो बताएंगे। कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ए ऑप्शन है निर्मला वर्मा, बी ऑप्शन है नरेश मेहता, सी ऑप्शन है शंकर शेष और डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।